हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लॉकडाउन काफ़ी लंबा खिंच रहा है और आज की लेक्चर भी कुछ उसी हिसाब से थोड़ी लंबी रहेगी, बट दिस विल कंक्लूड योर चैप्टर। मैं आज इस चैप्टर को कंक्लूड करूंगा, एटलीस्ट स्लाइड वर्क कंक्लूड करूंगा। उसके बाद आपका बस एक टॉपिक बाकी रह जाएगा, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सो चलिए आज के टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपको डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट है आपका, आज जो हम लोग पढ़ेंगे 3 रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको प्रॉब्लम होगी। अगेन आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर मुझे बताएंगे। फिलहाल सबसे सिंपल टाइप के रिएक्शन जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कॉमन इंग्लिश का एक वर्ड है जिससे आप समझते हैं विस्थापित होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ कहीं पे था वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर, मतलब यहाँ से मूव करके कहीं और चला गया। सो जो इसका इंग्लिश में मतलब है, कुछ वही मतलब यहाँ हमारे केमिस्ट्री में भी है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए रिएक्शन डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में पहले तो मैं बोर्ड वर्क सोचा था, बट मैं आपके स्लाइड में इंक्लूड किया हूँ एग्जाम्पल्स को। सो एग्जाम्पल्स से आप समझिए, एक वैसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है किसी कंपाउंड में, उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, आप मेरे थोड़े फिंगर पे ध्यान देंगे, 2 एलिमेंट एक साथ थे, उस 2 एलिमेंट के साथ एक तीसरा कोई आता है, ये जब आया तो ये दोनों टूट गए और ये हट गया और ये दोनों का पेयर बन गया। दिस वन इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि पहले एक कंपाउंड था, उसमें कंपाउंड है तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। सो उन एलिमेंट्स में से कोई एक हट जाएगा और जो नया आया है वो उसका जगह ले लेगा। इस एग्जाम्पल से मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमन इन मेटल्स एंड टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे मैंने अगले स्लाइड में इंक्लूड किया कि ये कॉमनली मेटल्स में पाए जाते हैं। कॉमनली कहने का मतलब नहीं है कि ओनली इन मेटल्स, दिस इज कॉमनली फाउंड इन मेटल्स। We will find similar type of reaction taking place in the chapter named carbon and its compound. Carbon and its compound जो यहाँ पे chapter 4 है, उसमें भी आप ये डिस्प्लेसमेंट जैसा ही रिएक्शन मिलेगा, जिसे हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। There we will read about the substitution reaction and there only we will understand the difference and similarity between substitution and displacement. तो जब substitution जानेंगे तभी आपको displacement and substitution का फ़र्क अभी मैं नहीं बता पाऊँगा जब तक substitution आप नहीं पढ़ें। चलिए ये देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड देन रिएक्टिविटी सीरीज़। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको मेटल एंड नॉन मेटल में है, आपके एनसीईआरटी के बुक्स में है, शांत के बुक में है, प्रदीप के बुक में है, काफ़ी सारे बुक में है, और कहीं नहीं तो नेट पे मिल जाएगा आपको। तो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें 2 नॉन मेटल्स हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। एनीवे इन दोनों को अगर इग्नोर करते हैं तो इसमें जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं दीज आर मोर रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे जाएंगे दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। तो मैं इसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, कॉमन से एग्जांपल। आप आर्म फोर्स का ले लीजिए, कोई एक आदमी है, कोई जवान है वहाँ पे है, उसका कोई सीनियर आता है, वो कहीं पे बैठा हुआ था, ड्यूटी कर रहा था। ही वॉज सिटिंग एंड डूइंग हिज ड्यूटी, सपोज ए लेफ्टिनेंट वॉज सिटिंग एंड डूइंग हिज ड्यूटी एंड ए कैप्टन अराइव्ड। What will happen? Lieutenant will have to leave his chair for the captain. उसका सीनियर आया है, तो सीनियर ने क्या किया, सीनियर के आने से उस जूनियर को हटना पड़ा। नाउ कैप्टन विल सिट ऑन द चेयर, सडनली ए मेजर अराइव्ड, व्हाट हैपेंस, अब उस
मेजर के आने से ही इज सीनियर देन बोथ, देन व्हाट विल हैपन, अब कैप्टन भी उठ के खड़े हो जाएंगे एंड देन मेजर विल सिट, देन लेफ्टिनेंट कर्नल है, व्हाट विल हैपन, लेफ्टिनेंट कर्नल के आने से मेजर विल हैव टू स्टैंड एंड ही विल सिट। तो जैसे जैसे आपके लेफ्टिनेंट कर्नल मतलब आपको लेफ्टिनेंट कर्नल के से कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ऐसे हायरकी बटा हुआ है। तो जैसे जैसे सीनियर आते जाएंगे जूनियर को हटना पड़ेगा। इन एवरीथिंग व्हाट वाज कॉमन, दैट चेयर एंड रैंक, जैसे जैसे सीनियर रैंक के आए वो हटता गया। सो वही एग्जाम्पल समझिए, जैसे सपोज ये एग्जाम्पल लिया गया है CuSO4, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को जिंक से रिएक्ट करा है। अब देखिए कॉपर कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ इट इज़ बिलो, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, कॉपर इज हियर, यहाँ पर है कॉपर, एंड जिंक देखिए इस जगह पे आपको जिंक है। सो व्हाट हैपन, आप देख रहे हैं जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सीनियर हुआ सीनियरिटी के आधार पे और केमिस्ट्री के हिसाब से रिएक्टिव हुआ। सो कॉपर जो है वो अपनी जगह से हट जाएगा। देखिए यहाँ पे CuSO4 था, ये CuSO4 में से Cu अपनी जगह से हट जाएगा और देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, ये जिंक, हियर वी विल गेट जिंक, जिंक सल्फेट बन गया और ये जो कॉपर था देखिए अलग हट के चला गया, दिस हैज मूव्ड अवे। तो यही चीज है आपको कॉपर सल्फेट में कि व्हाट हैपेंस, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था जिंक, सो जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, CuSO4, फिर से कॉपर सल्फेट लिया गया, यही कॉपर। नाउ सी एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से भी। व्हाट हैपेंस, यहाँ देखिए ये एल्युमिनियम अब आ गया इस जगह पे Al2SO4, यहाँ पे देख रहे हैं ना SO4, तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अब ये चला गया एंड व्हाट हैपेंस, कॉपर बाहर निकल कर चला है। यहाँ पे फिर से आप देखेंगे FeSO4 के साथ भी सिमिलर रिएक्शन, Pb के साथ भी सिमिलर रिएक्शन कि ये जो Fe है ये अब Fe बना ले रहा है और ये कॉपर इस जगह पे चला आया। Pb देखिए ये यहाँ पर चला गया और ये जो कॉपर है ये अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये देखिए CuSO4 एक कंपाउंड था, जिंक एक एलिमेंट था। जिंक के आने से कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट गया और सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट बना लिया। एल्युमिनियम ने एल्युमिनियम सल्फेट बना लिया, फेरस ने फेरस सल्फेट बना लिया, लेड ने लेड सल्फेट या लेड क्लोराइड बना लिया। सो दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे CuSO4 प्लस Fe फॉर्म्स FeSO4 प्लस Cu। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एक कंपाउंड था CuSO4 और Fe, अब ये Fe यहाँ चला आया और कॉपर जो है वो आपको इस जगह चला गया। सिमिलरली AgNO3, सिर्फ कॉपर ही जरूरी नहीं एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे पिछले में चारों में कॉपर ही देखे थे। अब देखिए सिल्वर नाइट्राइड नाइट्राइड, तो व्हाट हैपेंस, AgNO3 में Cu को रिएक्ट कराया गया। अब यहाँ पर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर, आप देख सकते हैं सिल्वर एंड कॉपर। तो देखिए सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर है, मतलब कॉपर भी अगर रिएक्टिव है तो वो भी डिस्प्लेस कर सकता है। व्हाट हैपेंस, FeSO4 एंड जिंक। अब देखिए यहाँ पे जिंक और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो व्हाट हैपेंस, जिंक ने आयरन को हटा दिया। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज लिख लें और रिएक्शन करा कर देखें, इन सारे में आप देखेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से हटा देता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट, वैसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा रिएक्शन जो हो रहा था वो एलिमेंट और
कंपाउंड के बीच में हो रहा था। देयर वाज वन एलिमेंट, जैसे आप देख रहे थे ना, कॉपर था और AgNO3, आयरन था Fe एंड CuSO4, तो वहाँ पे एक एलिमेंट रह रहा था और एक कंपाउंड रह रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिमार्केबल ये रहेगा कि ये जो रिएक्शन है इसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे। वहाँ एलिमेंट एंड कंपाउंड थे, यहाँ कंपाउंड प्लस कंपाउंड। सो द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन to form two new compounds are called double displacement reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड बनते हैं, इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो दिस इज योर डेफिनेशन। अगर आप याद करना हुआ तो आप इसे लिख सकते हैं, समझने के लिए एग्जाम्पल्स जरूरी है। सो एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। This reaction generally takes place in solution। Generally, I am again highlighting the word generally, compulsory मत समझिएगा। generally, ये generally solution में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ solution में, solid plus solution भी हो सकता है, gas plus solution भी हो सकता है। Most of the examples जो हमें मिले हैं in which you will see solid plus solution। In this we have to keep eye on radicals, हमें radicals पे ध्यान रखना पड़ता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ देखिए AgNO3 एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्राइड। व्हाट हैपेंस, यहाँ देखिए Na ने Ag का जगह लिया, तो Ag ने Na का जगह, देखिए यहाँ AgNO3 था, ये AgNO3 अब AgCl में कन्वर्ट हो गया, मतलब Ag ने क्या छोड़ा, NO3। तो Ag जो है, दिस Ag हैज एडेड क्लोरीन, तो Ag ने क्लोरीन है तो सोडियम अकेला बच गया, ये सोडियम इस NO3 को रिएक्ट करके देखिए यहाँ बना लिया NO3। तो व्हाट हैपेंस, NO3 के साथ Ag था, रिएक्शन होने के बाद से NO3 के साथ सोडियम Na आ गया। रिएक्शन के पहले Ag सिल्वर के साथ NO3 था, रिएक्शन के बाद सिल्वर के साथ क्लोरीन आ गया। तो यही है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका वाला उसके पास चला गया तो उसका वाला इसके पास चला आया। दैट इज सिल्वर के पास NO3 था, Na के पास Cl था रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद सिल्वर के पास क्लोरीन चला आया और सोडियम के पास NO3 चला गया। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ जो स्टेटमेंट था, दो कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, कंपाउंड और कंपाउंड का रिएक्शन हुआ और रिजल्ट क्या बनकर आया, कंपाउंड एंड कंपाउंड। तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिए आप जिंक प्लस CuSO4, शायद ये एग्जाम्पल्स मैंने गलत पेस्ट कर दिया है, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स, प्लीज़ आप इसे कंसिडर्ड ना करें, आई एम वेरी सॉरी, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स। ये डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट के, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। चलिए डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ये याद करने वाला चीज़ है और समझने वाला भी है, आपसे समझना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, ये पूछा भी जाता है बोर्ड में। सो बेसिक चीज़ देखिए, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ए कंपाउंड एंड एन एलिमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा कि आयरन का रिएक्शन, जैसे ये एग्जाम्पल से व्हाट हैपेंस, सी चलिए हम इसी एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का बता देते हैं। यहाँ पर देखिए कंपाउंड एंड कंपाउंड रिएक्ट किए थे, यहाँ पे एलिमेंट एंड कंपाउंड रिएक्ट किए थे। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। व्हाट वी सी इन डिस्प्लेसमेंट, वी सी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड।
सो दिस वन इज योर रिएक्शन। इस रिएक्शन में बता रहा है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ए कंपाउंड एंड एलिमेंट। एक एलिमेंट रहेगा और एक कंपाउंड रहेगा। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड। इसमें क्या होता है, तो एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच रिएक्शन होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, एंड इफ एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव दैन द एलिमेंट अर्लियर प्रेजेंट इन कंपाउंड इट विल रिप्लेस एंड टेक्स इट्स प्लेस। ये रिएक्शन तभी होगा जो दूसरा चीज आया है वो पहले वाले से ज़्यादा रिएक्टिव हो। अब सपोज जैसे एक मेजर बैठे हुए हैं कहीं पर एंड ए लेफ्टिनेंट अराइव्ड, क्या मेजर अपनी कुर्सी को छोड़ के खड़ा होगा? नो, बिकॉज लेफ्टिनेंट सीनियर पोस्ट है, वेरी सीनियर पोस्ट, but still he is junior to Major. So Major will not stand for him to make place for him. In the same way, क्यों? क्योंकि वो सीनियर था। In the same way, अगर एक कम रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जबकि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखते हैं, इन दिस वी हैव टू सी द रेडिकल्स, रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल्स। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमको रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल्स देखने पड़ते हैं, मीन्स मेटल के साथ कौन से चीज ऐड थे वो देखना पड़ता है। द कंपाउंड विच कम्स आउट विल बी इन फ्री स्टेट और मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो कंपाउंड बनकर आता है वो आपको, कंपाउंड विच कम आउट विल बी इन फ्री स्टेट और इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो कंपाउंड बनकर आता है डिस्प्लेसमेंट में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा या फिर फ्री स्टेट में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे या फिर फ्री स्टेट में रहेगा। आई एम करेक्टिंग इट, शायद कुछ टाइपिंग मुझे मिस्टेक लग रहा है कि रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा तो जो निकल कर आया है, द थिंग विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड विल बी इन फ्री फॉर्म और इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मीन्स रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बना वो चीज़ फ्री स्टेट में, जैसे सोडियम निकल कर आया तो सोडियम फ्री स्टेट में रहेगा, क्लोरीन निकल कर आया तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनेगा, कॉपर निकल कर आया फ्री स्टेट में रहा। तो वही चीज़ बता रहा है कि जो चीज़ निकल कर बाहर आया वो फ्री स्टेट या मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। The compound will exchange their element and two new compound will be formed. इसमें क्या होगा कि एक्सचेंज कर लेंगे अपने आप को और जो रिजल्ट भी बनेगा वो दो कंपाउंड रहेगा। मीन्स पहले भी कंपाउंड थे, बाद में भी कंपाउंड है, बस रेडिकल्स के एक्सचेंज हो गए हैं। डिस्प्लेसमेंट एक जनरली स्लो रिएक्शन होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट के तुलना में फास्ट है। दीज आर फास्ट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर होते हैं। जैसे रिएक्शन ऑफ इसका होगा तो आपको रिवोल्यूशन ऑफ गैस जनरली कहा गया, ऐसा नहीं है कि हर बार वो गैस ही में रहेगा, कलर बदल जाएगा या फिर गैस निकल कर आएगा। इन सम केसेस प्रेसिपिटेट भी बनता है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में मोस्टली प्रेसिपिटेट ही बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, द नेक्स्ट टॉपिक इज योर आई थिंक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वी विल सी, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसे आपको समझने में दिक्कत होगी। यू विल नीड टू डू सम ऑफ योर वर्क, जैसे आपके NCERT में है, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें से आप इस एग्ज़ाम्पल को निकालें और पहले इस एग्ज़ाम्पल को समझें। पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानिए होता क्या है। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट ऑक्सीडेशन इज। पहले आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का जुटना, ऐड ऑक्सीजन इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे कहीं पे ऑक्सीजन नहीं था, उसमें ऑक्सीजन आपने रिएक्शन में जोड़ दिया तो आपने क्या किया, उसका ऑक्सीडाइजेशन किया। जैसे आप किसी चीज़ को जला रहे हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन।
दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी के पास पहले से हाइड्रोजन था, यदि आप उससे हाइड्रोजन निकाल लेते हैं देन इट इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसे भी ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये दोनों होगा, कहीं पे ऑक्सीजन का जुटा वो भी ऑक्सीडेशन कहलाया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो भी ऑक्सीडेशन कहलाया। तीसरा होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे आप 11th में पढ़नी, 10th बेसिस पे नहीं है, बट ये भी होता है इसलिए मैंने लिख दिया कि जैसे कोई एलिमेंट या कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे Na था, Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Na प्लस बन गया, Na से Na प्लस बनना को भी हम लोग कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। If any of these three occurs, we can say oxidation has occurred. इनमें तीनों में से कुछ भी हो जाए उससे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये आप नोट्स की तरह लिख लें, ये बहुत ज़रूरी है, आप बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिडक्शन पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट इसका उल्टा। आप देखिए व्हाट आई एम सेइंग कि हाईलाइट करता हूँ मैं, यहाँ से इसमें रिलेशन देखिए क्या है, जस्ट रिवर्स का है, ऑक्सीजन का जुटना तो यहाँ ऑक्सीजन का हटना, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है तो यहाँ देखिए ठीक उल्टा में क्या हो रहा है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कहीं पे हाइड्रोजन जुट गया तो वो भी आपका रिडक्शन हुआ। यहाँ पे था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज हियर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद से, सॉरी पीछे चलते हैं, what we see is removal of electron, मतलब एक क्लोरीन था, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने उसे गेन कर लिया, सोडियम का क्या हुआ, सोडियम हैज ऑक्सीडाइज्ड, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने रिसीव किया, क्लोरीन Cl17 से उसके पास 18th इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जुट गया तो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। इन तीनों में से कोई भी चीज़ यदि होता है, एनी ऑफ दिस थिंग हैपन, इट इज से रिडक्शन हैज हैपेंड। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, इस चीज़ को फिर से समझिए, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, जैसे मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम ने ऑक्सीडेशन में गया, मैग्नीशियम हैज ऑक्सीडाइज्ड। अब आते हैं रिडक्शन पे, किसी से ऑक्सीजन था, उससे ऑक्सीजन आपने हटा लिया, हम लोग एग्जांपल्स हैं अगले साइड पे, उसमें देखेंगे कि पहले ऑक्सीजन था अब ऑक्सीजन नहीं है तो उसका रिडक्शन हो गया, मतलब किसी कारण से रिएक्शन में वहाँ से हटके कहीं और चला गया, उसके पास से कम हो गया, पहले 4 था अब 3 भी हो गया, 2 भी हो गया तो भी हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हुआ है, यदि जुट गया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं था बट अब रिएक्शन में हाइड्रोजन आ गया, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था बट अब इलेक्ट्रॉन आ गया, अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये आपको रिडक्शन का है। चलिए अब इस एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है सोडियम एंड क्लोरीन का, जो मैंने बताया था। सोडियम देखिए, यहाँ पर सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1, और इसका कितना है 2, 8 और 7। सोडियम ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम बन गया 2 और 8। सो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस चार्ज आया, और इसका क्या बन गया 2, 8 एंड 8। सो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ देखिए इसने लिख के दिखाया एरो से, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है सो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। चलिए अब दूसरा इलेक्ट्रॉन के बाद से अब देखते हैं ऑक्सीजन के आधार पे। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, CuO कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेफ्ट हैंड साइड में इसके पास ऑक्सीजन था, राइट हैंड साइड में देखिए कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन है,
नहीं। सो CuO से ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, Cu में। देख रहे हैं यहाँ पे CuO से Cu में। आप बताइए LHS में CuO था और यहाँ पे Cu है, व्हाट हैपेंड, ऑक्सीजन हट गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्या हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, नो। LHS में नहीं है, बट RHS में देखिए, RHS में क्या हो गया है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है। सो दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि क्या था और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, उल्टा नहीं देखेंगे, नहीं फिर सारा गलती हो जाएगा। उल्टा देखिएगा तो यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो रिडक्शन लिख देंगे आप। उल्टा नहीं देखना है, LHS में देखना है और उसी करस्पॉन्डिंग चीज़ को RHS में देखिए। Cu है, Cu देखिए, H2 है तो H2O देखिए। LHS में क्या था और करस्पॉन्डिंग RHS में क्या हो गया। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ देखिए CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड था, 2 ऑक्सीजन। मैंने बताया था ना कि अगर एक भी कम हो जाता है तो यहाँ पे CO हो गया है, कमी नहीं हुई, बैलेंस किया गया है। बाद में बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, CO एक अनस्टेबल चीज़ होता है, अनस्टेबल गैस होता है, हाईली पॉइजनस गैस, ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है इसका। सो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे कार्बन के साथ, इस जगह कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन है, C&O। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, 2 से 1 हुआ। जरूरी नहीं है कि ये 0 हो जाए, 2 से 1 भी हो जाता है। अगर ये 4 रहता, यहाँ 3 हो जाता, 2 हो जाता, 1 हो जाता, 0 हो जाता, इन सबों को हम लोग रिडक्शन ही कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए H2 है, वो एक ऑक्सीजन जो इसने लूज किया था वो हाइड्रोजन ने ले लिया और H2O बना दिया। दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, सॉरी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, एंड CO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। नेक्स्ट आप अपने टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आई एम वेरी श्योर आप इस प्रॉब्लम होगी। राइट योर प्रॉब्लम, मैं बार बार बोलता हूँ, पिछले वीडियो में मुझे एक ही प्रॉब्लम आई थी जो मैंने पर्सनली बता दिया। आप अपने प्रॉब्लम्स को कॉपी पर लिखें, किसी भी भाषा में, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, समझ में आना चाहिए, और एक प्रॉपर फ़ोटो खींचकर भेजिए ताकि मैं प्रॉब्लम को समझ सकूं और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बना सकूं। चूँकि पिछले टॉपिक में मात्र एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछा था, इसलिए मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो नहीं बनाया हूं। अगर आप पिछले वीडियो में भी प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछिए, इसे मैं दोनों का मिलाकर बताऊंगा। ये टॉपिक में आप प्रॉब्लम होगी, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उन टेक्स्ट बुक से आप एग्जाम्पल्स लीजिए, लिखिए एक जगह पे, और उसके बाद से इस प्रॉब्लम को मुझसे पूछिए। मेरा नंबर हर स्लाइड पे है या फिर मेरे पहले के वीडियो में भी है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब मुझे भी फाउंडेशन दे रहा है कि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो तभी ऐड कर सकता हूँ व्हेन आई हैव मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रतिदिन डे बाई डे लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं। तो पहला है कोरोजन। कोरोजन एक, आप ऐसे समझिए जनरल टर्म में, किसी भी चीज़ के टॉप लेयर का डिप्लेट हो जाना, किसी भी चीज़ का, उसको हम लोग कोरोजन कह सकते हैं। अब उस कोरोजन में किसी का स्पेशल नाम दिया गया, जैसे मिट्टी का कोरोजन को हम लोगों ने इरोजन कर दिया कि मिट्टी का टॉप लेयर हट जाता है, तो हम लोग पढ़ते हैं ना इरोजन, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं सॉइल इरोजन। तो यही कह रहा है कि किसी भी चीज़ के टॉप लेयर का, सपोज आपके दरवाज़ा है, दरवाजे पे के ऊपर का पेंट हट गया, यू कैन से इट हैज़ कोरोडेड। आपके घर में ग्रिल है, ग्रिल का पेंट हट गया या उस पर जंग लग गया, हम लोग कह सकते हैं इट हैज़ कोरोडेड। So it is a process in which metals are depleted gradually by
एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। यह देखा गया कि कोरोजन जो है ये मॉइस्चर के कारण होता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कारण होता है। सो यदि ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ जाती है तो कोरोजन बढ़ जाएगा, यदि घट जाता है तो फिर लाइफ घट जाएगी लोगों की। सो ऑक्सीजन 21% जो एटमॉस्फेयर में है वो बहुत ही बैलेंस है, उसे ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। उसका बढ़ना भी नुकसानदेह है, घटना भी नुकसानदेह है। अगर ऑक्सीजन की परसेंट 21 से 21.5 22% हो गई, कई बार मैं छोटा था तो सोचता था ऑक्सीजन बड़ा होगा, इतना पेड़ लगाऊंगे तो ऑक्सीजन 20% 22 की जगह 30% हो जाएगा, 40% हो जाएगा, बचपना था। बट व्हाट विल हैपन अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ जाती है तो हर चीज़ कोरोड करने लगेगा, हर चीज़ में आग पकड़ने लगेगा, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। सो दैट विल हैपन। तो कोरोजन के लिए दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, वन इज़ मॉइस्चर, सेकेंड इज़ ऑक्सीजन। एयर है, एयर का ऑक्सीजन वाला हिस्सा, दोनों में से कोई भी एब्सेंट हो गया तो कोरोजन नहीं हो पाएगा। जनरल प्रोसेस में आप कह सकते हैं डिप्लेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज कोरोजन। ये डिप्लेशन कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हो सकता है, एसिड गिर गया, ह्यूमन एक्टिविटी, एनिमल एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी, किसी भी कारण से किसी भी चीज़ के टॉप लेयर का ख़त्म हो जाना। या फिर इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं जिसमें कि एक मेटल जो है धीरे धीरे, चूँकि ये हम लोग मेटल्स पर डिटेल पढ़ रहे हैं, सो मेटल्स का यूज़ किया गया, ये बुक का डेफिनेशन हो गया कि जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेजुअली ख़त्म हो जा रहा है। जनरल डेफिनेशन कर सकते हैं डिप्लेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ एनीथिंग। अब आते हैं इस नया टॉपिक आप पढ़ेंगे, रैंसिडिटी। यह रैंसिडिटी क्या होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लोग हॉस्टल में रहते हैं हम दे नो कि जब घर से आते हैं दे हैव लॉट्स ऑफ स्टॉकिंग विद देम। हॉस्टल लाइफ में काफ़ी सारा स्टॉकिंग रहता है, मीन्स घर का निमकी ठेकुआ बड़े क्या बहुत सारे चीज़ बना के देती हैं कि स्टॉक में रखेगा, चलो 1 महीना 2 महीना खाना आप डेली निकाल कर खाते हो। सो एवरी टाइम यू टेक आउट एंड देन पैक इट, कुछ बाहरी हवा अंदर चला जाता है। कुछ दिन के बाद से वो हवा बार बार उस खाने में मौजूद तेल से रिएक्ट करता है और उसके टेस्ट को बिगाड़ देता है। यू कांट स्टोर इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो धीरे धीरे उसका टेस्ट जो है वो ख़राब होने जाता है। दैट इज़ रैंसिडिटी। तो इसका डेफिनेशन है द स्पॉइलिंग ऑफ ऑयली फूड। जो ऑयली फूड होते हैं मीन्स निमकी ठेकुआ पुड़की, इन सब चीज़ को आप देखे होंगे कि तेल में छाना जाता है और इसका ख़राब हो जाना। किस कारण से ख़राब हो जाना? क्योंकि ये जो तेल है ये रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। अब इस तेल को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कांटेक्ट कब मिल गया? जितनी बार आप डब्बे खोल कर निकालते हैं आपका हाथ जाता है तो हवा भी जाता है, एज ए रिजल्ट वो उसके साथ रिएक्ट करता है। सो ड्यू टू दिस रैंसिडिटी टेस्ट ऑफ द फूड गेट स्पॉइल्ड। और कुछ दिन के बाद से वो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है, फेंकना भी पड़ जाता है। सो बहुत ज़्यादा छुपा के मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ बांट के खाइए। The oil present in the food get react with air, oxidize with the atmospheric oxygen and get spoiled। इस चीज़ को हॉस्टल वाले हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत छुपाते हैं और बहुत खाते भी हैं बाद में मज़े लेके। सो चलिए वो आपका पार्ट है, उसके ख़राब होने का चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। व्हाट हैपेंस कि वो खाने में मौजूद तेल ऑक्सीडाइज कर जाता है एटमॉस्फेयर के और इस कारण से उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। इसे प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए व्हाट वी डू, वी हैव सम मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी। देयर आर सर्टेन मेथड्स इन विच रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। सो नेक्स्ट स्लाइड में है रैंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन। रैंसिडिटी को कैसे हम प्रिवेंट करते हैं? सो पहला है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फूड विथ नाइट्रोजन। आप चिप्स देखते हैं, उन चिप्स में
गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ, दैट इज़ नथिंग बट नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन भरा जाता है कि ताकि वो 6 महीने 8 महीने 1 साल तक प्रिजर्व रह सके, वो जनरल हवा नहीं रहता, दिस इज नाइट्रोजन। सेकेंड रहता है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स आर जनरली केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं जो खाने में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मिलाए जाते हैं, जो कि जो ऑक्सीजन आ रहा है उससे वो रिएक्ट कर जाते हैं और खाने के तेल को रिएक्ट नहीं होने देते हैं। सो दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आप देखते हो अक्सर पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो ये वही हो गए। ये एंटीऑक्सीडेंट्स करने का मतलब है जो ऑक्सीजन उस खाने के तेल के साथ रिएक्ट करता है वो उस तेल के बजाय इनके साथ रिएक्ट कर देता है। बट दीज आर नॉट सो गुड थिंग्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि ये भी एक केमिकल्स रहते हैं, खाने के साथ ये केमिकल्स आपके शरीर में जा रहे हैं। सो दिस इज नॉट सो गुड, इसीलिए डब्बा बंद खाना को बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। हर खाने को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जा सकता है, बट कुछ खाने हैं जिन्हें हम रेफ्रिजरेट कर प्रिजर्व कर सकते हैं। सो इट कैन बी प्रिजर्व बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। एंड लास्ट है फूड कैन बी प्रिजर्व फ्रॉम रेंसिडिटी बाय कीपिंग देम इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं और उसे सुरक्षित रख सकते हैं। एयर टाइट करने का मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें हवा कम से कम जाए, एकदम ना जाए, उसे हम लोग एयर टाइट, जैसे ग्लास जार हो गया या फिर डब्बा जिसको एकदम टाइटली बंद किया गया कि हवा नहीं आने जाने दे। अक्सर घर पे आप देखते होंगे कि डब्बे के बीच में प्लास्टिक को रख देते हैं और उसे कस दिया जाता है, जो नॉर्मल सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, और वो भी काफ़ी दिन तक प्रिजर्व करके रख सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से थ्योरी पार्ट इतना ही है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इस चैप्टर में बैलेंसिंग, तो नेक्स्ट वीडियो ऑफ ऑन दिस चैप्टर विल बी रिगार्डिंग बैलेंसिंग, जो कि एक टिपिकल बोर्ड एंड मार्कर वाला चीज़ रहेगा। इसमें आप प्रॉब्लम होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में। प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक से एग्जांपल्स लिखिए और कॉपी पे समझिए। अगर प्रॉब्लम होती है आप अपने प्रॉब्लम्स को एक कॉपी पे लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों यही है जो आप इस स्लाइड्स पे अक्सर देख रहे हैं। सो काइंडली मैसेज मी, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिव मी योर प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर। Thank you.